नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा की ओर, जहां गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। जड़ों पर वार कर रही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, किसी भी समस्या का समाधान बहस से निकल सकता है, हथियारों से नहीं निकल सकता। और मान्यवर, इन्होंने इस देश में वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया, स्टेट का वैक्यूम, सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान पर से श्रद्धा खत्म कर संविधान का वैक्यूम, और पुलिस थानों को जलाकर सिक्योरिटी का वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को ये बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। अब सरकार ये लंबा समय नहीं चलेगी। और कई देशों में हुआ है, कंबोडिया, पेरू, कोलंबिया, कई देशों के इतिहास इससे भरे पड़े हैं। भयानक रक्तपात हुआ है। हमारे यहां भी 20,000 लोग मारे गए। मान्यवर, ये एक वैचारिक लड़ाई है। देश की जनता ने माओवादी उग्रवादियों को, वैचारिक लड़ाई है, माओवादी उग्रवादियों को अन्याय के खिलाफ हथियारों की लड़ाई मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी। इसलिए सारे वामपंथी ऐसे येन केन प्रकारेण अलग अलग थियरी रचित कर अपने अस्तित्व को टिकाने में पड़ी। इनका एकमात्र एजेंडा है देश में वैक्यूम खड़ा करना, देश के असंतोष को, स्वाभाविक असंतोष को हथियारों के माध्यम से दिशा देना। स्टेट का वैक्यूम, गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान का वैक्यूम, सिक्योरिटी का वैक्यूम और रक्तपात, यही उनका उद्देश्य है, जो अब सफल नहीं होगा। मानिए, और कई सारे भोले भाले ग्रामीणों को एनिमी इन्फॉर्मर बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। कौन सी अदालत ने फांसी पर चढ़ाया? इन्होंने जनता अदालत के नाम से एक फारस खड़ा किया, जहां ना कोई वकील है, ना कोई जज है, वो स्वयं बैठे हैं, वो स्वयं फैसले करते हैं और फांसी दे देते हैं। इसका जस्टिफिकेशन करते हुए मैंने तो सुना है। मैं आज नाम देना नहीं चाहता, वरना यहां से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस देश में संविधान का राज है। फैसला संविधान द्वारा, सरकारों द्वारा रचित अदालतों में ही हो सकता है। और अगर किसी को अन्याय हो गया तो उसके ऊपर त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है। उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। गवर्नेंस का वैक्यूम कैसे चला? पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था, उनका न्याय मंत्री होता था, उनका लूटे हुए अनाज को बांटने वाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री होता था। एक जनता ना सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी करी, और मान्यवर, विकास की योजनाओं को इन्होंने रोकने का काम किया। इन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा करने का। कोई चुनाव न लड़े, मतदान नहीं होने देंगे, सरपंच कोई नहीं होगा, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे हैं बातचीत करो। जो कह रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी, हथियार डाल दो। मैं आगे बताता हूं कितने लोगों ने डाल दिए और अब पुनर्वसन कर रहे हैं।
और मान्यवर, इसका नतीजा यह है कि 70 से 26 तक यहां ये चलता रहा। कई ऐसे हमले हुए, जहानाबाद का हमला, 1000 आर्म्स नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कैंप को और जेल को कब्जे कर अजय कानू समेत 389 कैदियों को मुक्त कराकर ले गए। आंध्र ओडिशा सीमा पर दर्जनों स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुनियोजित विनाश किया। हर ठेके में 20% का जनता ना टैक्स डालते रहे। मान्यवर, 70 ट्रकों में झारखंड में एक साथ आग लगा दी, 11 बोगियों में मालगाड़ी में एक साथ आग लगा दी और वार्षिक वसूली उनकी जनता ना टैक्स की, इनके ही सेक्रेटरी का जो कंप्यूटर मिला है, इसके हवाले से कह रहा हूं, 240 करोड़ रुपया थी मान्यवर, 240 करोड़ रुपया। और इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते, किस तरह से जस्टिफाई करते मान्यवर? मैं आज ये नक्सलवाद मूल कहां से आया, परंतु हमारे देश के लिए वो किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति ही नहीं थी कि जहां इस प्रकार के साम्यवादी विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा का पनपना हो पाए। मान्यवर, चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में साहित्यिक क्षेत्र को सम्मानित करने के लिए आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और जहां इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को सम्मानित भी किया गया, तो वहीं आपको बताते चले कि कई वरिष्ठ रचनाकारों को दीर्घकालिक उत्कृष्ट साहित्य सर्जन पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि साहित्यकार समाज के मार्गदर्शक और प्रेरक होते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड के बीजेपी के पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है और जहां आपको बताते चले कि कार्यक्रम में कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस बीजेपी से जुड़ा बता रही है, वे पहले से ही पार्टी से बाहर हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें से कोई भी भाजपा का सदस्य नहीं है, पहले से ही बाहर है। कोई सक्रिय रूप से ना सदस्य है ना सक्रिय सदस्य है, तो भाजपा का उनको कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि भाजपा किससे कभी जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भाजपा में नहीं। खबर देहरादून से है, जहां आयोजित रायपुर के विधानसभा सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जहां उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं आपको बताते चलें कि सम्मेलन में विधायक उमेश शर्मा काऊ, तो वहीं कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल सहित कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतिक तरीके से चर्चा करना था। तो वहीं आपको बताते चले कि नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आगामी कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों को लेकर भी विचारों को साझा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के काशीपुर के जिला अध्यक्ष मनोज पाल के जशपुर स्थित आवास पर पहुंचकर उनके पूज्य माताजी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक स्तब्ध परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाओं को जाहिर करते हुए कहा कि यह अत्यंत ही दुखद घटना है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि पुण्य की प्राप्ति और उनको श्री चरणों में स्थान मिले। अब खबर रामनगर से है, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज का दौरा किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया, तो वहीं जंगल में मौजूद विभिन्न वन्य जीवों को भी देखा। जानकारी देते चले कि मंत्री ने इस मौके पर कहा कि पर्यटन एवं जैव विविधता संरक्षण उत्तराखंड की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और जहां मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने कहा कि उत्तराखंड में लघु कुटीर और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। शादी की बात है, वो अटेंड करते हुए हम लोग अभी दिल्ली जाएंगे। और जहाँ तक रही बात कोई पैकेज का,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपने देखा यहाँ के लिए एक हिल पैकेज करके दिया है उन्होंने। उसमें कई 100 करोड़ 400 कई 1 करोड़ 4,000 कई 1 करोड़ का उसमें यह है। जिस हिल स्टेशन हिल जगह है उसको आगे बढ़ाने की बात किया है। और बात सही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे पूर्वोदय का कल्पना करते हैं, पूर्वोदय में मतलब कि पूर्व के जो राज्य हैं सो, या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं सो, या फिर इधर पहाड़ी राज्य हैं सो, सबके बारे में उनकी चिंता है कि यहाँ के लोगों को आगे हम बढ़ावें। इसीलिए वो प्रायः अपने बजट में भी काफ़ी इस पर जोर देते हैं और उनकी चिंता रहती है, उसके आलोक में काम होता है। जैसा बताया कि देहरादून और ख़ास करके इस इलाका के लिए उन्होंने एक हिल संबंधी इसमें योजना दिया है जो 442 समथिंग करोड़ रुपया का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी रोड पर स्थित मालसी क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मंत्री जोशी ने घटना के बाद मैक्स अस्पताल में पहुंचे और जहां उन्होंने शोक स्तब्ध परिजनों से मुलाकात की तो वहीं उन्हें डांड डांस बताया। जानकारी देते चलें कि इस मौके पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को शीघ्र और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मालसी जोहड़ी के गांव जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए और जरूरी स्थानों पर पिकेट लगाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। प्रदेश भर में बढ़ते अपराधों के मामलों को लेकर अब कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें कि महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने देहरादून में हो रही हत्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, जो कि प्रशासन की नाकामी को दर्शाती हैं। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई है और जहां प्रशासन इस पर नियंत्रण रखने में असफल साबित हो रहा है। रौतेला का यह भी कहना है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के मामलों पर भी सरकार से जवाब उनकी ओर से मांगा गया। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति रही तो प्रदेश में अपराध और भी बढ़ सकते हैं। ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस पूरे देश में जाना जाता था। लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार का फेलियर को दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का कोई डर नहीं रह गया और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है और वो 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में है। लेकिन जहां लोगों से, लोगों के हितों से, लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, वहाँ पे सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने हरिद्वार के रोशनाबाद आरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड योजना का विधिवत शुभारंभ किया है। आपको बताते चले कि हवन पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मंत्री ने यह जानकारी दी है कि इस योजना से ट्रैवल व्यवसायियों तो वहीं यात्रियों को भी अलग अलग परमिट और कागजी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और अब एक ही कार्ड से यात्रा से जुड़ी कई औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी, जिससे कि समय की बचत होगी तो वहीं यात्रा अधिक पारदर्शी व सुविधाजनक होगी। जानकारी यह भी देते चले कि मंत्री का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं और इसलिए उनकी सुरक्षा, सुविधा और सुचारू आवागमन सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। नारसन बॉर्डर पर भी आधुनिक सूचना केंद्र और विश्राम केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को मार्गदर्शन, सहायता और आराम की सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने सभी से स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण का ध्यान रखने की भी अपील की।
खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस महकमे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के द्वारा किए गए बड़े फेरबदल के तहत कई थानों की जिम्मेदारियां नए अधिकारियों को सौंपी गई हैं। आपको बताते चलें कि कोतवाली नगर, ज्वालापुर, भगवानपुर, मंगलोर और बहादुराबाद समेत अन्य थानों में तैनाती में बदलाव किए गए हैं और जहां निरीक्षक रितेश शाह कोतवाली नगर से भगवानपुर कोतवाली भेजे गए हैं, जबकि निरीक्षक कुंदन सिंह राणा को नगर कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षक चंद्रभान सिंह को भी अब ज्वालापुर का प्रभारी नियुक्त किया गया और जहां यह भी बताते चले कि उप निरीक्षक सुखपाल सिंह मान को अब एसएसआई मंगलोर के जिम्मेदारी को सौंप दिया गया है। कुल मिलाकर 11 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और यह कदम पुलिस व्यवस्था को और भी मजबूत और कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अहम माना जा रहा है। तो आपको बताते चलें कि हरिद्वार में पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल किए गए हैं, जहां एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने देर रात कई थानों के थाना अध्यक्षों को बदल दिया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि एसएसपी सिंह ने यह बड़ी कार्रवाई और बड़ा तबादला प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधार के लिए की। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं काशीपुर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मीन राशि तक पवन जी भी दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, हमारे सभी आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण और मेले में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे काशीपुर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों और हमारे बीच में आज जिनका भजन सुनने के लिए हम सब इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं भी आया हूं देहरादून से और आपका भजन सुन के अभी 150 किलोमीटर और आगे तक जाऊंगा यहाँ से। हमारे पूरे देश में जिनकी ख्याति है, लखविंदर जी, हमारे लखा भाई, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर। आप सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब लोग। और उनके सभी साथीगण जो भजन में आपका सहयोग करने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो शक्ति स्वरूपा माता बाल सुंदरी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। हमारे पूरे काशीपुर क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में, पूरे देवभूमि उत्तराखंड पर उनकी कृपा बनी रहे। सर्वप्रथम मैं आप सभी का भी, जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं देख रहा हूं बिल्कुल पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि मेले का समापन होने वाला है। हमारे विधायक जी और मेयर साहब दोनों लोग मुझे बुलाने के लिए आए थे कि आप भी मेले में प्रतिभाग करना है, मुक्ता बहन जी। तो मैं सोच रहा था 100, 200, 500 लोग होंगे, लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ हजारों हजार की संख्या में माँ बाल सुंदरी के इस प्रांगण में हमारी भाई बहन, माताएं बहनें से उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं और आप सभी को चैती मेले की भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस समापन अवसर पर आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये मेला केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं का जीवंत एक महोत्सव है। और सच में मैं ऐसा मानता हूं, मैं कई सालों से सोच रहा था कि मैं इस मेले में आऊं, लेकिन आप सब जानते हैं इस मेले में कौन आता है। हमारे युवा उत्साही जो है, पंडित जी से लेकर जो है तमाम लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं। इस मेले में, इस प्रांगण में वही आ सकता है जिस पर माता बाल सुंदरी की कृपा होगी, और उनकी कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता भाई। और
जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, सब मान लीजिए कि सबके ऊपर माता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रानीखेत से है, जहां स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कार्यालय में प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश को उनकी सेवानिवृत्त होने पर समारोह में विदाई दी गई। जहां आपको बताते चले कि इस मौके पर उनका परिवार भी उपस्थित रहा, तो वहीं कार्यक्रम में संस्थान के चिकित्सक, स्टाफ और बाहर से आए लोग भी शामिल हुए। जानकारी देते चले कि समारोह में भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया, तो वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बी कुमावत भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।